सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। में लगातार तीसरा मैच जीतकर पाकिस्तान ने अपने सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात को अब बहुत हद तक रोशन कर लिया। अब सिर्फ 2 मैचेस और दोनों एसोसिएट मेंबर्स के साथ यानी स्कॉटलैंड और नमीबिया के साथ पाकिस्तान के बाकी हैं। आज ये तीसरा मैच पाकिस्तान ने खेला, तीसरी बार टारगेट को चेस किया और तीसरी बार कामयाबी हासिल की। लेकिन आज थोड़ी हैरानगी टॉस के वक्त हुई जब अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, चूंकि इस विकेट पर एक्सपेक्टेशन ये थी, इससे पहले जितनी भी टीमें टॉस जीती आई हैं वो फौरन ओपोनेंट को बैटिंग की दावत देती हैं ताकि अपने बॉलिंग अटैक को पहले इस्तेमाल कर सकें। तो अफगानिस्तान की टीम इब्तिदा से बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी और इस ओवर कॉन्फिडेंस का पूरा फायदा पाकिस्तानी बॉलर्स ने उठाया और अफगानिस्तान के शुरू के 6 बैट्समैनों को 70-75 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया था। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, अफगानिस्तान ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया मैच में और स्कोर को 146-47 तक वो लेकर गए। और उसके बाद पाकिस्तानी इनिंग जब शुरू हुई तो ज़ाहिर अफगानिस्तान के पास सिर्फ 3 स्ट्राइक बॉलर्स थे और एक वीक लिंक उनकी पेस बॉलिंग अटैक की सूरत में मौजूद था, जिसका पाकिस्तान किसी भी मौके पर फ़ायदा उठा सकता था और पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया भी। गो के पाकिस्तान की 5 विकेटें इस चेज़ में गिरी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बाबर आजम, शुएब मलिक, फ़खर जमान और फिर ख़ास तौर पर आसिफ अली, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी पाकिस्तान की जीत के हीरो थे, लेकिन उस वक्त उन्हें मैन ऑफ द मैच नहीं मिल सका था। आज भी उन्होंने खुद को हीरो साबित किया और ख़ास तौर पर जब उनको सिलेक्ट किया गया था इस T20 वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड में तो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना उनको बनाया गया था। उन्हें रमीज़ राजा की सपोर्ट हासिल थी। रमीज़ राजा और बहुत सीनियर प्लेयर्स उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंसेस गो के इंटरनेशनल मैचेस में अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन अगर ये चल गए तो पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सकता है और आसिफ अली ने अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल दुरुस्त साबित किया। और आज मैच जीतने के बाद जो उनका कॉन्फिडेंस था, जिस तरह उन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड वसूल करते हुए गुफ्तगू की, पहले ज़रा गुफ्तगू देखिए आसिफ अली कह क्या रहे हैं। टेक्निकली होमवर्क बहुत कंप्लीट था। जिस एंड की बाउंड्री छोटी थी उस एंड पर आसिफ अली को कॉन्फिडेंस था कि जब वो बैटिंग पर आएंगे उस एंड से बॉलिंग होगी तो अगर 25 रन भी हुए तो उन्होंने शुएब मलिक को कहा कि हम बना लेंगे। बदकिस्मती से शुएब मलिक आउट हो गए। शादाब आए क्रीज पर और फिर शादाब और आसिफ अली ने अपनी टीम को जितवा दिया, लेकिन शादाब दूसरे एंड पर देखते ही रह गए और आसिफ अली ने बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए 4 छक्के लगाए और उन 4 छक्कों की याद दिला दी जो कार्लोस ब्राथवेट ने वर्ल्ड T20 के फाइनल में 4 बॉलों पर बेन स्टोक्स को लगाए थे और अपनी टीम को फाइनल जितवाया था। वो भी एक नाकाबिले यकीन मैच था, नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस थी बेन स्टोक्स की और ये भी एक नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस आसिफ अली की, क्योंकि सिर्फ एक मैच में उनके 2 छक्कों के बाद कुछ शायकीन ये भी कह रहे थे कि आगे जब मजीद प्रेशर मोमेंट आएगा तो शायद आसिफ अली फंस सकते हैं, लेकिन आसिफ अली ने साबित किया कि पिच कैसी भी हो, बॉलर सामने कोई भी हो, प्रेशर कितना भी हो, बड़े इत्मीनान से, बहुत ही कामनेस के साथ, बड़ी धीमे मिजाज से वो बैटिंग करते हैं, लेकिन जब बॉल उनके बल्ले से मिडिल होती है तो फिर वो बाउंड्री से बाहर ही जा रही है। हमने देखा है बहुत सारे बड़े हिटर्स को जब अक्सर व बेशतर वो लगातार हिटिंग करते हैं तो एक बॉल हवा में खड़ी होती है, बड़ी आसानी के साथ कोई भी फील्डर आकर कैच कर लेता है, लेकिन आसिफ अली की हिटिंग पावर पर चेयरमैन PCB रमीज़ राजा को भी एतमाद था। जो साबका कोचेस गुजरे हैं मिसबाहुल हक और वकार यूनुस, वो भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं और बहरहाल इन्होंने देर से सही लेकिन सही मोमेंट पर अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तानी टीम को बड़े मैचेस जितवा दिए हैं। और अब अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो इसमें सबसे कलीदी किरदार आसिफ अली का होगा, क्योंकि जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, ऊपर से जब प्लेटफॉर्म उन्हें सेट मिलता है तो ज़ाहिर नीचे के बैट्समैनों पर ये जिम्मेदारी होती है कि जो ओवर्स ऊपर गुजर चुके हैं, अगर रन रेट स्लो हो गया है तो उन्हें आकर तेज़ बैटिंग करनी है और इस हदफ को हासिल करना है। इंडिया के खिलाफ मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जब बैटिंग आई बहुत क्रंच सिचुएशन थी और न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक भी बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन उन्होंने बड़े 2 छक्के मारे, टीम सऊदी को छक्के मारे और वो मैच उन्होंने जो फतह थी उसको छीन लिया न्यूजीलैंड के हाथों से। और आज 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे और ऐसा लग रहा था कि नेल बाइटिंग फिनिश होगी और मैच आखिरी बॉल तक जाएगा,
लेकिन बहुत ही आसानी के साथ 6 बॉल्स पर आसिफ अली ने 4 छक्के लगाए। जो सेकंड लास्ट ओवर था जो करीम जन्नत ने किया, पहली बॉल पर छक्का लगा, दूसरी डॉट बॉल हुई, तीसरी पर छक्का लगा, चौथी डॉट बॉल और फिर पांचवीं और छठी बॉल पर छक्का लगाकर आखिरी ओवर की नौबत आसिफ अली ने आने ही नहीं दी। तो अब सेमीफाइनल खेलने से इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। पाकिस्तान अपने ग्रुप में इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर है। इंडिया, न्यूजीलैंड की बाकी और अफगानिस्तान, इन टीमों के दरमियान मुकाबले की कौन सी दूसरी टीम होगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेगी। चूंकि स्कॉटलैंड की टीम ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से आउट है, नमीबिया की टीम को अभी कुछ मैचेस खेल रहे हैं, एसोसिएट मेंबर है, लेकिन उसके पास अभी इतना तजुर्बा है नहीं कि इन बड़ी टीमों को वो पैदर पे शिकस्त दे सके। बहरहाल पाकिस्तान जब इस वर्ल्ड कप में गई थी, फेवरेट की हैसियत से नहीं गई थी। कोई ये नहीं सोच रहा था कि ये टीम इस तरह परफॉर्मेंस देगी। पहला मैच भारत को हराएगी, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त देगी, तीसरे मैच में अफगानिस्तान को आउट क्लास कर देगी, लेकिन फतुहात की हैट्रिक इस टीम ने मुकम्मल कर ली है। और अब इस टीम से तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं। सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, साउथ अफ्रीका आती है, या वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के सामने आती है। तो अब पाकिस्तानियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये 3 मैचेस जीत कर हर तरह की बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन्स बनाकर टारगेट चेस कर पाकिस्तान ने अपने आप को मनवा लिया। लेकिन अभी एक टेस्ट पाकिस्तान का होना बाकी है कि अगर किसी मैच में पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करती है तो किस तरह के हालात से पाकिस्तान को गुजरना पड़ेगा। बहरहाल जब वो होगा उस सिलसिले में ही बात करेंगे। अभी एजाज वसीम बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल बोल न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और दुबई में मौजूद हैं। तो एजाज, आपने तो मैच अपनी आंखों से देखा। 2 ओवर्स पहले जब 24 रन चाहिए थे तो उस वक्त तमाम शायकीन कशमकश में मुब्तला थे कि आसिफ अली एक बार फिर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। और एजाज वसीम बाकरी से हम वहाँ की सूरत हाल जानेंगे कि किस तरह मुंह में उंगलियां दबाए शायकीन मौजूद थे और सांस लोगों के हलक में अटके हुए थे कि अगर आसिफ अली ने जो हिट मारी है वो किसी फील्डर ने पकड़ लिया, वो कैच हो गया, या अगर वो ग्राउंड से बाहर नहीं जा सका तो क्या होगा। इसके बाद इमाद वसीम बाकी थे, हसन अली बाकी थे, जो छक्के लगाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फिर ये मैच फंस भी सकता था। एजाज, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो क्या माहौल था आखिरी 3-4 ओवर्स में? कभी मैच अफगानिस्तान के पलड़े में जा रहा था, कभी वापस पाकिस्तान के पास आ रहा था। जब शोएब मलिक आउट हुए, शादाब इन हुए, उस वक्त क्राउड को, आपको, जो और दूसरे मीडिया पर्सन्स वहाँ मौजूद थे, जो सेलिब्रिटीज़ वहाँ मौजूद थी, यकीन था कि आसिफ अली एक बार फिर कर लेंगे? एजाज, आपको आवाज़ आ रही है? चलें एजाज को रिकनेक्ट हम करते हैं ज़रा। एजाज चूँकि दुबई में मौजूद, इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाया जा रहा होगा। दोनों टीमों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट स्टेडियम में मौजूद थी। अफगानी सपोर्टर्स भी बहुत बड़ी तादाद में थे, पाकिस्तानी सपोर्टर्स भी बड़ी तादाद में थे और मैच हुआ भी बड़ा ज़बरदस्त। एक मौके पर इब्तिदा में जब 70 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हुए तो एक बड़ा वन साइडेड अफेयर ये महसूस हो रहा था कि पाकिस्तानी टीम 100-110 के करीब अफगानिस्तान टीम को कंटेन कर लेगी और फिर ये बड़े आसान टारगेट साबित होगा। लेकिन अफगान टीम ने भी बड़ा ज़बरदस्त फाइट बैक किया। गुलबदीन नाइब ने और ख़ासतौर पर अफगानी कैप्टन मोहम्मद नबी ने बेहतरीन इनिंग्स खेली और पाकिस्तान के किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाए। ख़ासतौर पर हसन अली एक बार फिर वो पाकिस्तानी टीम में वीक लिंक के तौर पर सामने आए। जो उनकी बॉलिंग है, उनके एक ओवर में 21 रन बने, उसके बाद हारिस रऊफ के एक ओवर में 15-16 रन बने। तो इन 2 ओवर्स की वजह से अफगानिस्तान की टीम 150 के करीब जाने में कामयाब हुई। फिर इब्तिदा में जिस तरह से मुजीब ने विकेट ली, रिजवान को आउट किया, उसके बाद हफीज़ नहीं चल सके, फ़खर जमान अच्छे टच में नजर आए, लेकिन वो भी बदकिस्मती से वो पिछले मैच में भी LBW हुए थे और इसी तरह वो आज भी LBW हुए। तो उनकी जो टेक्निक के कुछ फ्लॉज थे उस पर भी अभी काम होना बाकी है। लेकिन फिर शोएब मलिक आए और शोएब मलिक ने मोहम्मद राशिद का एक ओवर बहुत अच्छा खेला और वो ओवर था जो कि इस मैच में उस फ़र्क के तौर पर भी आप ले सकते हैं। राशिद अपना इम्पैक्ट डाल रहे थे, प्रेशर के अंदर पाकिस्तानी बैट्समैन को ले रहे थे, लेकिन शोएब मलिक ने जब उन पर बाउंड्री लगाई तो ज़ाहिर है आसिफ अली को भी और दूसरे बैट्समैनों को भी हौसला आया होगा कि जब स्ट्राइक बॉलर को आप छक्का लगा सकते हैं तो फिर जो उनके वीक बॉलर्स हैं, जो अफगानी टीम के पेस बॉलर्स हैं, करीम जन्नत और नवीन, जिन्होंने एक ओवर बहुत अच्छा किया और सिर्फ 2 रन देकर उन्होंने मैच को तकरीबन फंसा दिया था। 3 ओवर में 26 रन दरकार थे, लेकिन नवीन ने बड़ा ज़बरदस्त ओवर किया, सिर्फ 2 सिंगल्स दिए और उस मौके, और शोएब मलिक को आउट भी किया। उस मौके पर ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 बॉलों में आसिफ अली ने इस मैच को एक वन साइडेड अफेयर बना दिया और मैच 6 बॉलों पहले ही ख़त्म हो गया, जो कि चंद लम्हात पहले तक ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आखिरी 2 या बिल्कुल आखिरी बॉल तक भी ये मैच जा सकेगा। बहरहाल अब जो पॉइंट्स टेबल है इस पर पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हैं, पहली पोजीशन है। अब इंडिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, इनमें से कौन सी दूसरी टीम पाकिस्तान के साथ अगले मरहले तक ये देखना होगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम की जो आज परफॉर्मेंस है इस पर आरिफ अली खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PCB के साबिक सरबराह, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। आरिफ अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला।
किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आरिफ साहब ये फतवात की हैट्रिक, और इससे पहले इस तरह का आगाज वर्ल्ड कप के इवेंट्स में हमने देखा था 99 में पाकिस्तानी टीम ने लिया था जब अपने शुरू के 4 मैचेस जीत लिए थे, उसके बाद कभी इस तरह का स्टार्ट पाकिस्तानी टीम ले नहीं पाई। अब क्या तवक्कुआत हैं आपकी आगे के लिए? देखिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मगर मैं इतना बता रहा हूँ कि दिन में मैंने यही कहा था कि उनके 3 बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं और ये मैच इतना आसान नहीं है। और बाकी लोग कह रहे थे कि साहब ये तो अफगानिस्तान है, मैंने कहा नहीं, अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है और वो आई थिंक हमारे लड़कों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मगर कितना क्लोज मैच हुआ, बड़ा एंटरटेनिंग मैच हुआ। लेकिन आरिफ साहब ये यहाँ पर खासतौर पर दुबई में, शारजा में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो टीम टॉस जीतती है वो फौरन दूसरी टीम को बैटिंग कराती है। पाकिस्तान ने इससे पहले दोनों मैचेस चेस करते हुए जीते थे। अफगानिस्तान की टीम या ओवर कॉन्फिडेंट थी या उनकी स्ट्रेंथ, उनकी बैटिंग थी, वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेले, या बॉलिंग को वो बाद में करवाना चाहते, समझ नहीं आया उनका फैसला। मैं समझता हूँ उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और रहेगी, और वो सिर्फ इम्प्रूव भी कर सकती है, इसलिए कि पहले एक अच्छा था, अब 3 अच्छे। लेकिन आरिफ साहब, राशिद, मुजीब, नबी, तीनों बड़े ड्यू का फैक्टर भी दुबई ऐसी जगह में प्ले करता है। तीनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, लेकिन एक वीक लिंक पेस बॉलर के तौर पर जो एक शॉर्टेज है उनके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है। ये तो बहरहाल एक मौजूद है, एक कमी उनके पास, और उसी कमी का पाकिस्तान ने आज भरपूर फायदा उठाया। बिल्कुल। तो आरिफ साहब, ये आसिफ अली की परफॉर्मेंस आप कैसे, जब आसिफ अली का सिलेक्शन हुआ था आपके भी, आसिफ अली ने अपनी सिलेक्शन को, आई थिंक उन्हें अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया। पहला मैच में जिसमें वो खेल रहे थे उसके अंदर भी इसने बड़े हौसले से बात की, इसलिए कि सर में गेंद लगने के बाद आदमी का भेजा हिल जाता है, मगर ही डिड वेल। तो इसके अंदर शुएब ने और इसने दोनों ने बड़ा अच्छा मैच खेला, और इसके बाद इनने फिर ये आज भी बड़ा क्या कहते हैं, काबिल तारीफ। तो जिस तरह शुएब मलिक की भी परफॉर्मेंस आरिफ साहब दोनों मैचेस में रही है, क्रूशियल मोमेंट्स पे उन्होंने तेज रन्स किए हैं, तो इसका मतलब कि तजुर्बे की जरूरत आपको रहती है, आप किसी भी मुल्क में खेल रहे हो, कंडीशंस कोई भी हो। इतना क्लिक नहीं कर रहा है ना, तो ये 3-4 आपका क्लिक नहीं कर रहा, 5। लेकिन अभी आरिफ साहब ये तीनों मैचेस जीते पाकिस्तान ने चेस करते हुए, एक टारगेट मिला, बाबर आजम ने अच्छा स्टार्ट दिया, रिजवान ने अच्छा खेला, आसिफ अली, शुएब मलिक दोनों ने परफॉर्म किया, हम जीत गए। लेकिन अभी पाकिस्तान का टेस्ट होना है, जब पाकिस्तान को अगर किसी मैच में टॉस हारता है और पहले बैटिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है। अगले दोनों मैचेस तो बड़े आसान है, स्कॉटलैंड और नमीबिया, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड भी हमारे सामने आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया से भी मैच हो सकता है, वेस्ट इंडीज से भी सामना हो सकता है। इंग्लैंड की टीम जो है वो देखा जाए तो सबसे मजबूत टीम है, और उनके हालांकि 3 बड़े की प्लेयर्स हैं जो नहीं खेल रहे, जो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे, मगर अगर वो भी आ जाएं तो इनकी तो बड़ी अच्छी टीम है, वो बहुत ही अच्छी टीम है। जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह इनसे अगर इनसे मैच हुआ तो बहुत अच्छा मैच होगा, इसलिए कि पाकिस्तान टीम भी इस वक्त हाई पे है, और लेकिन जब इतनी बड़ी टीम से मैच होगा तो फिर ज़ाहिर है आरिफ साहब फतह हासिल करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन सी टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान के लिए सूटेबल रह सकती है? मैं ज़रा सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। इजाज़ वसीम साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। इजाज़, दुबई में आपने मैच, शायकीन एक लम्हे को मैच पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, एक लम्हे को अफगानिस्तान की तरफ आ रहा था, कभी अफगानिस्तान वाले नारे लगा रहे थे, कभी पाकिस्तान वाले नारे लगा रहे थे। माहौल क्या था? आसिफ अली ने जो 4 छक्के लगाए, उससे वो कार्लोस ब्राथवेट के 4 छक्के आपको याद हुए जो बेन स्टोक्स को उन्होंने लगाए थे, उसकी याद ताज़ा हुई? देखें, पाकिस्तान टीम इस मैच में फेवरेट जरूर थी, लेकिन अफगानिस्तान को उन बॉलिंग का एडवांटेज था, और उनकी जो बॉलिंग थी उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये मैच मुश्किल भी बनाया। और ये अच्छी बात है कि जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो सकता है, तो उससे पहले पाकिस्तान का इस तरह का टेस्ट होना बड़ा जरूरी था कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड वाले मैच में भी लोअर ऑर्डर ने जाकर जितवाया, यहाँ अफगानिस्तान वाले मैच में भी लोअर ऑर्डर ने पाकिस्तान को जितवाया है। जहां तक फैंस की बात है, देखें दुबई में मैंने कभी भी इतना सेटिस्फाइड पाकिस्तानी क्राउड नहीं देखा जो इस बार क्राउड के अंदर सेटिस्फेक्शन सी है। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान मैचेस जीत रहे हैं, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान चाहे बड़ी टीमें आई हैं या अफगानिस्तान की एक 7वें नंबर रैंक की टीम थी, सो पाकिस्तानी टीम बिल्कुल ट्रैक पर आ चुकी है, और फैंस इसलिए भी
खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लेकिन की तरफ बढ़ रहा है। एजाज अभी असल टेस्ट तो होना बाकी है। ये तीनों मैचेस हमने जीत तो लिया, लेकिन तीनों चेस करते हुए जीते हैं। अभी तक पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग नहीं की है, टारगेट सेट नहीं किया है। पहली इनिंग्स में जिस तरह बॉल सीम, स्विंग और स्पिन हो रहा होता है, अभी तक पाकिस्तान उन हालात से नहीं गुजरा। पाकिस्तान ने तीनों बार बैटिंग की, जब ड्यू फैक्टर आ गया पाकिस्तान को मदद भी मिली है बहरहाल उससे, और जो शुरू का पिच का स्विंग होता है उससे शाहीन अफरीदी को स्विंग। बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान अब क्योंकि अभी तीनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने टारगेट चेज किया है, लेकिन जो जिस तरह का यूनिट बन चुका है पाकिस्तानी टीम, जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन चुका है, जिस तरीके से बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आगे जो 2 मैचेस नमीबिया और जो पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड के साथ खेलने हैं, वहां पाकिस्तान की उम्मीद है कि चेंजिंग भी होंगी, 1-2 पाकिस्तान अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी देगा। सो इस वक्त इस यूनिट को आप ये कह सकते हैं कि अगर ये पहले बैटिंग भी करे और बाद में बॉलिंग करे तो पाकिस्तानी टीम अब बेहतरीन यूनिट में बदल चुकी है। इसका क्रेडिट हमें पाकिस्तान टीम को देना चाहिए। लेकिन इजाज़, आज जब टॉस हुआ तो ये ज़ाहिर टीम को भी पता था पाकिस्तान 2 मैचेस चेस करते हुए जीतता हुआ आ रहा है। इंडिया को पाकिस्तान ने 10 विकेट से शिकस्त दी, न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी, गो के वो क्रंच मैच हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने बासानी चेस किया। फिर आज मोहम्मद नबी ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। उनके लिए तो बड़ा आसान था कि वो पाकिस्तान को पहले टेस्ट करते। अभी तक पाकिस्तान इन विकेटों पर पहले टेस्ट नहीं हुआ, तो शायद उन्हें कहीं मदद मिल सकती थी। बॉल ज़्यादा उस वक्त स्पिन भी होता, बॉल कुछ थोड़ा शुरू में थोड़ा बहुत 1-2 ओवर्स का स्विंग भी मिल जाता, तो वो उनके बॉलर्स के लिए फायदेमंद हो सकता था। वो जो उनका पेस अटैक वीक लिंक है वो उसको कवर कर सकते थे। फिर ये क्यों उन्होंने फैसला किया पहले बैटिंग का? क्योंकि वो स्कॉटलैंड के साथ पहले बैटिंग करके नब्बे की टीम 190 रन करके उनको 60 रन पर आउट कर चुकी थी। 130 रन की एक बड़ी कामयाबी उनके साथ थी। उन्होंने वो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड और इंडिया वाले मैच का रिजल्ट सामने नहीं रखा, नबी ने अपनी टीम का वो रिजल्ट सामने रखा कि जहां वो पहले बैटिंग करके 190 भी स्कोर बोर्ड पे लगा चुके थे और हरीफ टीम को आउट भी कर चुके थे। तो वो अपने जीत के ट्रैक को लेके चले हैं। लेकिन जिस तरह के यूनिट का उनके साथ मुकाबला था, पाकिस्तान का एक विनिंग यूनिट बन चुका है, सो वो वहां पर कोलैप्स कर गए। और एक मैं एक चीज और आपको बताऊं कि अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी थी और ये बॉलिंग लाइनअप अब न्यूजीलैंड और इंडिया के लिए भी थ्रेटनिंग बनती जा रही है, क्योंकि उन दोनों टीमों ने सेमीफाइनल के लिए जगह बनानी है, क्योंकि एक पूल से 2 टीमों ने आना है। पाकिस्तान अपनी सेमीफाइनल प्लेस क्लियर कर चुका है और अब इंडिया और न्यूजीलैंड को देखते हैं कि वो आगे क्या करते हैं। तो अब जाहिर है तकरीबन पाकिस्तान ने क्वालिफाई इजाज़ कर ही लिया है सेमीफाइनल के लिए। अब अगले 2 मैचेस हैं, उसमें हम क्या कुछ चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हफीज़ अभी तक बैटिंग में क्लिक नहीं कर रहे, हसन अली ने तीनों मैचेस में तवक्कुआत पूरी नहीं की। आज उन्होंने पहली बॉल पर विकेट ले ली थी, लेकिन फिर रन उन्होंने बहुत ज्यादा दे दिए। तो ये इन दोनों की जगह इमरान जूनियर, हैदर अली, हाँ वसीम जूनियर और हैदर अली को लेकर आया जा सकता है। हाँ, वसीम जूनियर और हैदर अली को चांस मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर अब ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो बेंच के ऊपर जो 4 प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उनमें वसीम है, हैदर है, सरफराज है, और इसके अलावा रिजर्व प्लेयर भी पाकिस्तान के पास अच्छे हैं। तो पाकिस्तानी टीम के अंदर मुझे कोई परेशानी या पैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कल पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस कैंप भी कवर किया था। टीम इस वक्त पैनिक नहीं है, बहुत ही रिलैक्स है, विनिंग कॉम्बिनेशन इस वक्त बना हुआ है। तो आरिफ साहब, ये इस विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही अगले 2 मैचेस खेलने चाहिए। ये 2 मैचेस चूंकि अब उनके नतीजे का शायद इतना ज्यादा फर्क ना पड़े और दोनों टीमें भी हल्की हैं। जब करती है, यू नेवर टैम्पर विद द सिलेक्शन। वो सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन में टैम्पर करने की जरूरत नहीं है। जो आदमी फेल भी हो रहा है उसको भी ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त विनिंग कॉम्बिनेशन को रहने देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसकी रिदम टूट जाती है। लेकिन आरिफ साहब, अगर जाहिर है चूंकि पाकिस्तान ने 6 दिन में 5 दिन में 3 मैचेस खेले हैं, तो अगर वर्कलोड को देखते हुए किसी एक आध प्लेयर को रेस्ट दें और उससे एक नया प्लेयर टेस्ट भी हो जाएगा। इमरान, जाहिर है वसीम जूनियर टीम के साथ मौजूद हैं, बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। हैदर अली ने भी डोमेस्टिक बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। सही कह रहे हैं, मगर देखें कि इसके अंदर ये 20 ओवर का तो मैच होता है, इसमें रेस्ट का पहलू नहीं होता है? और ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको रेस्ट की इस वक्त जरूरत नहीं है। दे आर ऑन हाई। इस वक्त रेस्ट करना, रेस्ट इनको देना इनके साथ जाती होगी। अच्छा आरिफ साहब, बाबर आजम की कप्तानी अब तक आपको इन 3 मैचेस में कैसे लगी? हम देखते हैं वो 3-4 ओवर के बाद बाउंड्री पर चले जाते हैं, वहां से वो फील्डिंग कर रहे होते हैं। आज भी हमने देखा हसन अली को रन्स पड़ रहे थे तो शादाब आए और शादाब ने फिर आकर हसन अली को कुछ समझाया। तो उस वक्त आपको एक बाबर आजम एज कैप्टन का मिसिंग लगे या उनकी कप्तानी से जीत गए तो सब ओके हो गया? देखिए, इसके अंदर प्रूफ है कि एक यूनिट बन गया है। यूनिट जब बन जाता है तो इसके माने फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो जीत रही है।
और ड्रेसिंग रूम का एटमोसफियर इसके माने बहुत अच्छा है कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सही। तो एजाज वसीम, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए अगर आप देखें साउथ अफ्रीका को, उसके अंदर बिकरिंग बहुत हो रही है और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं, मगर आपकी टीम के अंदर ये नहीं है। सही, एक यूनिट के तौर पर इस वक्त टीम नजर आ रही है। तो एजाज, इसमें मैथ्यू हेडन का कितना रोल है? वर्डन फ्लेंडर के आने से कोई फर्क पड़ा है? वो एग्रेशन क्या इन खिलाड़ियों में अब आ चुका है? हम देख रहे हैं बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, हम देख रहे हैं वो बॉलर हो, फील्डर हो, बैट्समैन हो, हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये रोल प्ले करना क्या मैथ्यू हेडन और वर्डन फ्लेंडर ने भी कुछ सिखाया? सकलैन मुश्ताक का भी इसमें कोई किरदार है? बिल्कुल, देखें तीनों कोचेस का किरदार जरूर है इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंट टीम बनाने में इन तीनों का बड़ा कलीदी किरदार है। और दूसरी बात यह है कि जब आपके पास मैच विनर्स होते हैं तब फिर कोचेस की जो मेहनत होती है वो थोड़ी सानवी सी हो जाती है, क्योंकि ये टीम अच्छी बनी हुई है। इस टीम के अंदर जो प्लेयर आए हुए हैं, देखें शुएब मलिक को 2 साल की एफर्ट के बाद टीम में जगह मिली है। हफीज की भी 2 साल से तसलसल से परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उनको टीम के अंदर जगह मिली है। आसिफ अली को भी पाकिस्तानी टीम के अंदर अगर तरजीह दी गई थी तो वो आसिफ अली एक अरसे से परफॉर्म करते आ रहे थे और फिर उन्होंने डोमेस्टिक T20 कप के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था। तो जब आपका यूनिट मजबूत होता है, जब आपके प्लेयर्स की सिलेक्शन अच्छी होती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज वसीम बाकरी, आरिफ अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। टीम आने वाले मैचेस में भी, अब ज़ाहिर है वो थोड़े हल्के मैचेस हैं तो उसमें थोड़ा रिलैक्स भी कर सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये दावा करती है कि जब वो हुकूमत में आई थी तो उसे तबाहाल मईशत मिली थी, मुल्क पर कर्जों का बहुत बड़ा बोझ था और इस बोझ को कम करने के लिए उसे मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए दोस्त ममालिक से सपोर्ट फंड लेना पड़ा, जिसके बाद मुल्क की तबाहाल मईशत को कुछ सहारा मिला। लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई का ग्राफ ऊपर जाता रहा, गरीब और गरीब होता गया। फिर कोरोना वायरस आ गया और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मईशतें मुतासर की और इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। यहाँ भी लोग बेरोजगार हुए, यहाँ भी कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन हुकूमत ये दावा करती रही कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान इस तबाही से उतना मुतासर नहीं हुआ जितना बाकी दुनिया हुई है। और फिर कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी के बाद हुकूमत ने एक और दावा किया कि अब मुश्किल वक्त गुजर चुका है, मुल्क की मईशत अब दुरुस्त सिमत में जा रही है, बरामदात अब बढ़ रही हैं, आम आदमी की आमदन में इजाफा हो रहा है। लेकिन हकाइक इससे थोड़े मुख्तलिफ हैं, बल्कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। इस बार भी हुकूमत महंगाई को बढ़ने से रोकने में मुकम्मल नाकाम रही है। डॉलर और पेट्रोल के रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। मुल्क की मईशत जो कुछ अरसे पहले तक दुरुस्त सिमत में किसी हद तक महसूस हो रही थी, एक बार फिर उसके डिफॉल्ट होने का खदशा महसूस हो रहा है। IMF से कर्ज की किस्त मिलने में ताखीर पर वज़ीर आज़म को गिरती मईशत को बचाने के लिए एक बार फिर सऊदी अरब के पास जाना पड़ा और पाकिस्तान को वहाँ से 3% से ज़ायद शरह सूद पर 4.2 अरब डॉलर का कर्ज मिल गया। सऊदी अरब से 4.2 अरब डॉलर का सपोर्ट पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तानी रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर कुछ बेहतर हुई है और 175 रुपए से अब डॉलर कम होकर 172 रुपए की सतह पर आ गया। ज़ाहिर है जो एक अच्छी खबर है, लेकिन इस अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी साथ ही जुड़ी है। 2 हफ्तों के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 2 अरब डॉलर की कमी के साथ नीचे आ चुके हैं और अब ये ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 14 करोड़ 60 लाख डॉलर्स पर पहुँच गए हैं। जबकि इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में भी 1.23% मजीद इजाफा हो गया, जिसके बाद अब ये शरह बढ़कर 14% से भी ज़ायद हो गई है। हुकूमत ने बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी हैं और अब 2 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा हो सकता है और ऐसा महसूस हो रहा है कि महंगाई का एक नया आने वाला है। महंगाई इस हुकूमत से कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, डॉलर रेट पर यह हुकूमत काबू क्यों नहीं कर पा रही। गो के पिछले 1-2 रोज़ में थोड़ा सा वो नीचे गिरा है और ये जो सऊदी कर्ज है इससे पाकिस्तान की मईशत को कितना सहारा मिल सकता है, ये तमाम सवालात हम लेकर चलते हैं। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन FBR के माहिर मईशत हैं। शब्बर जैदी साहब बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है मईशत की, इसमें किस हद तक मददगार साबित हो सकता है शब्बर साहब? ये जो हमारे डॉलर की रुपये की स्लाइड हो रही थी डॉलर के अगेंस्ट, और मैं तो उस बारे में हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन हो रही है। तो उसको जो गैम्बलर्स हैं और स्पेकुलेटर्स हैं उनको बाहर रखने के लिए बड़ा मुफीद साबित हुआ है और इंशाल्लाह ताला डॉलर 170 से नीचे आएगा। वो उस हद तक ये बात ठीक है, मगर ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है और हमें एज सुन एज पॉसिबल
अपने IMF के जो हमारे नेगोशिएशंस हैं उसको पॉजिटिवली क्लोज करना पड़ेगा। और मुझे तकरीबन 80% 90% उम्मीद है कि हम एक IMF के साथ जो अपनी हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं उसमें हम उसको उनके साथ एक एग्रीमेंट करके चलेंगे और हमें आगे ये मेरा उस बारे में तज्जिया है। अच्छा, तो शबर जी 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 हाँ बताइए जी, आप क्या कहते हैं? अगर ये 170 से नीचे आ जाएगा डॉलर, तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं, जो महंगाई हुई है, क्या इस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? और स्टार्ट तो ये 154 से इसने इंक्रीज होना स्टार्ट किया था, तो ये उस सतह पर आ जाएगा या फिर 65 और 70 के दरमियान ही कहीं रेट करता रहेगा? मेरा जाती कैलकुलेशन तो ये है कि 165 इज द राइट फिगर और ये 165-70 के मगर जो महंगाई की जो बुनियादी वजह है और जो बुनियादी अशिया में महंगाई है उसका ताल्लुक, मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि उसका डायरेक्ट ताल्लुक डॉलर के साथ नहीं है। इसीलिए जब वो अगर डॉलर की प्राइस कम होगी, डॉलर की प्राइस कम होगी तो उसका प्रोपोर्शनेट में ये महंगाई नहीं कम होगी। जो हमारा इस वक्त मसला है जो हम हल नहीं कर पा रहे हैं वो मसला है हमारा एनर्जी का और बिजली के रेट का। हम इस चीज को मैं बड़े थोड़े से वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं कि हम इस तल्ख हकीकत को छुपा रहे हैं कि हमारे पास बिजली के मैटर में हमारा IMF के साथ भी थोड़ा सा तनाव है और हमारा मार्केट के साथ भी तनाव है, कंज्यूमर के साथ। सॉरी, तो ये बिजली वाला मसला मेरे हिसाब से हल नहीं होने वाला और ये इमीडिएटली हल नहीं होगा। तो शबर साहब, IMF से क्या तनाव है? IMF प्रेशर डाल रहा है कि बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएं और हुकूमत बढ़ाना नहीं चाह रही। ज़ाहिर तनाव की वजह यही हो सकती है। हाँ, दो वजूहात है उसमें। पहली वजह तो ये है, वो ये कहते हैं कि आप बिजली में सब्सिडीज जो आपने बिल्टअप की हुई हैं वो ख़त्म करें। अच्छा। दूसरा उनका कहना यह है कि आप बिजली के मामलात को प्राइवेटाइज करें। जो बिजली हमारा प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम बिजली के मामलात में तकरीबन 20 साल से रुका हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि बिजली का मसला ऐसा है जिसको हमने बहुत पॉलिटिसाइज कर दिया है और अब हमारे पास किसी गवर्नमेंट के पास इतनी विल पावर नहीं है कि वो बिजली के मैटर पर बड़ा कदम उठा सके। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पाकिस्तान की मईशत में एक तनाव आएगा और ये तनाव हमें फेस करना पड़ेगा। और मैं आज आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि हम बिजली के मैटर को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। मतलब ये अगर किसी की गलत फहमी है कि बिजली का मैटर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो वो अपनी भूल में है, उसको पाकिस्तान की एनर्जी नहीं। अच्छा, शबर साहब, जाहिर है आज नहीं तो कल ये तनाव जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान है बिजली के मामले पर, ये खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान को वो शराइत माननी ही पड़ेंगी। चूंकि जाहिर है पाकिस्तान को वो किस्त तो चाहिए, तो इसका मतलब कि आने वाले दिनों में, चंद महीनों में बिजली मजीद महंगी हो सकती है। देखिए, बात ये कि IMF के साथ हमें ये एग्री करना पड़ेगा कि हम ग्रेजुअली बिजली के सिस्टम में से चीज़ें सही करेंगे। अगर वो हमें ये कहते हैं अप फ्रंट के बिजली के रेट्स को आप मार्केट बेस पे चलें या सब्सिडी को ख़त्म करें, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और ये तो इस हद तक सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि अगर IMF ने इसके ऊपर कोई पोजीशन ली तो मेरी तो सजेशन ये होगी कि हम उससे IMF से इसके ऊपर डेडलॉक कर सकते हैं। क्योंकि मसला ये है कि ये इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं कि महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने इसको इतना ज़्यादा बिल्ट इन किया हुआ है कि इसको सही करना एक दिन का काम नहीं है। इसमें हमारी पॉलिटिकल विल चाहिए और हमारा बिजनेसमैन का सपोर्ट चाहिए। हमने कमर्शियल और कंज्यूमर्स को बिजली बहुत सस्ती दी हुई है और हमने इंडस्ट्रियल को बिजली महंगी की हुई है, तो हमारे चीज़ें बहुत अजीब तरीके से स्टैगर हो चुकी हैं। अब इसको एक दिन में सही करना हमारे बस में नहीं है। तो शबर साहब, फिर ये IMF की एक किस्त मिले बगैर और इस डेडलॉक के साथ क्या हम फिर इस मईशत की इस मौजूदा सूरत हाल को लेकर आगे चल सकते हैं और आगे फिर इस महंगाई पर कंट्रोल करना मुमकिन होगा इस हुकूमत के लिए? देखिए, अब इसमें दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो लोग नहीं समझते और जो मैं अक्सर हम लोगों को कहता हूँ कि देखें, IMF जो है वो फिगर्स लेती है जो कि पाकिस्तान के डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के फिगर्स हैं, इन्फ्लेशन के, बैंक क्रेडिट के और जो भी उनके फिगर्स होते हैं GDP के होते हैं। पाकिस्तान के अंदर मसला ये हो गया है इस वक्त कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में चला गया है। और मेरे हिसाब से अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का प्रोपोर्शन पाकिस्तान में रोज बरोज बढ़ रहा है। तो हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, हम स्टेट बैंक की इमारत के अंदर और IMF और क्यू ब्लॉक के अंदर बैठ के खुश होते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 8% है, जबकि मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट होता है वो 18% हो जाता है।
उसकी वजह यह है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी अवेलेबल होती है ब्लैक मनी की या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की, वो प्राइसेस को हाई कर देती है। तो आज पाकिस्तान में मसला जो लोग सब कहते हैं कि कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हो रही है या ये कि इन्फ्लेशन में हमारा फंडामेंटल्स का इशू है, ये नहीं है। बुनियादी इशू ये है कि पाकिस्तान में जितना भी करप्शन का पैसा है, जितना भी 2 नंबर का पैसा है, वो सारा इस वक्त लगा हुआ है कमोडिटी मार्केट के अंदर, और उसके ऊपर होर्डिंग और माफिया उसने कंट्रोल किया हुआ है, और गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है कि बेसिक कमोडिटी की प्राइस को कंट्रोल कर सके। अगर आटे की कीमत को वो 5 रुपए बढ़ाते हैं आटे वाले फॉर आर्गुमेंट से, कि चने की, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि उसके अंदर इतना पैसा इन्वॉल्व है और वो ज्यादातर पैसा 2 नंबर है। स्टेट बैंक अपना रेट ऑफ डिस्काउंट रेट कम कर दे या बढ़ा दे, उससे हमारी क्रेडिट का मसला नहीं होता। और लिक्विड, तो शब्बर साहब, ये ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाने में ये हुकूमत इन 3.25 सालों में क्यों कामयाब हो गई? ज़ाहिर 3.25 साल इतना लंबा अरसा होता है कि इतने लंबे अरसे के बाद आप कोई भी गलती या खामी पिछली हुकूमत पर नहीं डाल सकते। अब आपको एक लंबा 40-42 महीने का टाइम गुजर चुका है, तो ये हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो गई ऐसा मैकेनिज्म बनाने में जो इन कीमतों को कंट्रोल कर सके। देखिए, मैं आप कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत नाकाम हुई, मैं आपको आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आप मेरी बात लिख लें कि अगली 2 हुकूमतें भी नाकाम होंगी। अच्छा। पाकिस्तान में जो कैश इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर रहे, वो उनको समझ ये नहीं आ रही कि वो क्या किस शब्बर साहब, वो चाहे किसी भी जमात की हो, वो चाहे तहरीक इंसाफ की ना हो, नून लीग या पीपल्स पार्टी की, वो उनको भी नाकामी होगी इस सिलसिले में। तो सबको जो भी आएगा उसको नाकामी होगी, चाहे माशाल्लाह ले आए उसमें नाकामी होगी। वो ये नहीं समझ रहे कि वो आग से खेल रहे हैं, वो बेसिकली आग से खेल रहे हैं। मैं बार बार, जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, तो मेरा एक ही आर्गुमेंट था कि आप कैश इकोनॉमी को कंट्रोल करें। अगर आपने कैश इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं किया तो गरीब आदमी यहाँ मर जाएगा, क्योंकि जो करप्शन का पैसा है, जो करप्शन हो रही है, जो लोगों ने लिक्विड पैसे यहाँ डाले हुए हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप जो है वो मैं बुनियादी तौर पे इसीलिए छोड़ के आया हूँ कि मुझे वो बिजनेसमैनों का और जो कारोबारी हजरात है वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी, जो मैं कैश इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता था। फॉर एग्जांपल, मैंने प्राइस बॉन्ड को बंद कराया था, मैं बार बार कहता रहा कि 5 लाख का नोट बंद करें, मैं बार बार कहता रहा कि आप ये कैश बैंक अकाउंट का एक्सेस दें हमें। ये जो सारी चीजें हैं, इसमें तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम पॉलिसी मेकर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैं सिर्फ इनके बारे में ये कह सकता हूं कि इनको ये नहीं पता कि जोड़िया बाजार या सुत्तर मंडी या आजमगढ़ मार्केट में क्या होता है। वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो है वो सड़कों में और थड़ों पे हो रही होती है, जो इनकी समझ से बालातर है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन एफबीआर हमारे साथ मौजूद थे कि आने वाली 2 हुकूमतों को भी मुल्क की माशी सूरत हाल संभालने में बहुत मुश्किल होगी। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है हुकूमती सतह पर कि इन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद बलूचिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, अब्दुल कुद्दूस बज़ंजोब वहाँ नए वज़ीर आला बन गए, जाम कमाल के बाद अब ये वज़ीर आला बने हैं, क्या सूरत हाल वहाँ पर सियासी तौर पर है। एक ब्रेक के बाद उस पर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बलूचिस्तान की सियासी तारीख में बहुत कम ही वज़ीर आला ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की है, और बलूचिस्तान के 9 मुंतखब वज़ीर आला यानी अब्दुल कुद्दूस बज़ंजोब बलूचिस्तान के वो वाहिद वज़ीर आला हैं जो किसी भी वज़ीर आला को मुस्ताफ़ी करवा कर दूसरी बार वज़ीर आला बलूचिस्तान बने हैं। 2018 के इंतखाबात हुए तो अब्दुल कुद्दूस बज़ंजोब वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, लेकिन कोशिशों के बावजूद वो वज़ीर आला नहीं बन सके और उन्हें स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के ओहदे के लिए राज़ी कर लिया गया। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजोब और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के दरमियान इख्तिलाफ़ात मंजर आम पर वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे, और जाम कमाल को अपनी अदम एतमाद की तारीख पर राय शुमारी से पहले ही इस्तीफ़ा देना पड़ा। हालांकि 1 रोज़ पहले तक वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और उन्हें यकीन था कि वो ये जो रुकावट सामने आई है इसको अबूर कर लेंगे। और इससे पहले भी अब्दुल कुद्दूस बज़ंजोब इसी तरीके से वज़ीर आला बने जिस तरह से वो इस वक्त वजारत के मनसब पर फाइज हुए हैं। जब नून लीग के दौरे हुकूमत में वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को मुस्ताफ़ी होना पड़ा था, और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने से कुछ देर पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो वही वाले हालात एक बार फिर दोहराए गए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब्दुल कुद्दूस बज़ंजोब की सियासी जद्दोजहद के हवाले से क्या कोई बड़ी तारीख़ है, और क्या बलूचिस्तान के कबायली माशरे में उनका कोई ऐसा मकाम है कि वो वज़ारत आला के मनसब पर रहें, और ज़ाहिर है इस सब के बावजूद भी वो दूसरी मरतबा वज़ीर आला बहरहाल बने। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि जाम कमाल साहब के जिन फैसलों पर उनके अपने साथियों को, उनकी अपनी जमात के लोगों को एतराज़ था,
क्या वो फैसले रिवर्स हो जाएंगे और क्या बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? इसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो सरदार साहब, अब आप मुतमईन हैं? जाम कमाल साहब चले गए और अब अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब वज़ीर आला बन गए, आप और आपके तमाम साथी मुकम्मल मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि एक रेस होती है या मुकाबला होता है, एक कोई जीतता है कोई हारता है। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान को पहले नंबर पर, इंडिया को हराने पर, और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड जो हमें रास्ते में छोड़ के सिक्योरिटी का एक रॉक और पता नहीं किसके मैसेज पे पाकिस्तान छोड़ के चली गई थी, अरब इमारात में शिकस्त देने पर, और तीसरी आज जो अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है, मैं अपने कप्तान अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब सियासत भी जैसे ही ये क्रिकेट का खेल है ऐसा ही खेल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक मूव हमने स्टार्ट की, आप समझें बैटिंग या बॉलिंग जो भी थी, उसके बाद मरहलावार अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी नसीब अता फरमाई। जैसे आपने फरमाया कि सरदार नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का इसी तरीके से 24 तारीख को जाम साहब जो बहुत कदावर शख्सियत हैं, उनको एहसास हुआ कि अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरी सारी विकटें गिर चुकी हैं, मैंने इस्तीफा दे दिया। 25 को प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये अभी सिलसिला चल रहा है हुकूमत साजी का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कहूँगा कि अगर आपकी नीयतें साफ हों तो अल्लाह ताला भी आपके साथ है और कामयाबी आपके साथ है। सही। तो सरदार साहब, ज़ाहिर आप लोगों की नज़र में जाम कमाल साहब एक नाकाम खिलाड़ी या नाकाम कप्तान थे और जब टीम को ज़रूरत होती थी वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो अब अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब, आपको लगता है कि आते ही वो बड़े कामयाब कप्तान साबित होंगे और अगर आप लोग उनसे तवक्को कर रहे हैं कि सेंचुरी बनानी है तो वो सेंचुरी बना देंगे? जाम कमाल साहब की जो कमियाँ कोताहियाँ आप लोगों की नज़र में जो रह गई हैं वो उन सबको पूरा कर देंगे? आज तो बहुत खुशी का दिन है कि तीसरी हमारी फतह है क्रिकेट की। तो क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि इमरान खान हमारे कप्तान रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो मैं क्रिकेट के ही ट्यून में बात करूंगा कि जहां तक जाम कमाल की अपनी ज़ाती हैसियत है, वो एक बहुत कदावर शख्सियत हैं, एक कबीले के नवाब हैं और बहुत प्यारे मुकर्रर हैं। लेकिन जहाँ तक उसके खेलने का सवाल है तो एक 3 साल में नाकाम कप्तान साबित हुए। इसके साथ साथ जहाँ तक सरदार साहब, खान साहब का आपने जिक्र किया, अब ज़ाहिर है इस वक्त मुल्क के कप्तान तो खान साहब हैं और अब कप्तान के काबिल एतमाद खिलाड़ी थे जाम कमाल साहब। खान साहब को मुकम्मल एतमाद था जाम कमाल साहब की कारकर्दगी पर और कई बार उन्होंने मुख्तलिफ तकारीब में जाम कमाल साहब की तारीफ़ें भी की हैं। तो ये फैसला तो आपने कप्तान के खिलाफ कर लिया। मैं आपको एक पुराना माजी में ले जाता हूँ। 70s की बात है कि जब जनरल ज़िया खान था, तो जब मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल बनी तो वहाँ पे आप शायद पता नहीं आपकी उम्र क्या है, हम सर उस वक्त मैं पैदा नहीं होता, उसके 15-16 साल बाद पैदा हुआ जी। बचपन की आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो आसपास नौरतन होते हैं ना, ये बर्बादी का किस्सा ये बनते हैं। जनरल ज़िया खान को उनको कहा जाता था कि जी मशरकी पाकिस्तान में बिल्कुल कुछ नहीं है। उस ज़माने में अखबार की डमी अखबार एक निकलती थी जो सिर्फ जनरल ज़िया खान के लिए निकलती थी, बाकी अखबार तो जो बोल रहे थे, बाकी तो ना मोबाइल थे उस ज़माने में, ना बाकी कोई मीडिया था। तो वो अखबार ये कहता था, वो डमी अखबार होता था कि जी मशरकी पाकिस्तान तो टोटल हमारे हाथ में है, और ऐसे करते करते हम अपना एक बाजू कटवा बैठे। यही चीज़ आज के जदीद दौर में मैं देखें, जाम कमाल मैंने कहा ना एक बहुत कदावर शख्सियत है, बहुत तो वो डमी अखबार उस वक्त कौन निकलवाता था और फिर आज खान साहब तक ये इस तरह की बातें फिर कौन पहुंचाया करता था? ज़ाहिर है आप वो ये मिसाल देकर आज के दौर से उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब खान साहब तक जो जाम कमाल साहब की तारीफ या जो तहसीन पहुँचती थी वो कोई उस डमी अखबार के तौर पर पहुँचाया करता था। जी हाँ, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल यही चीज़। क्योंकि इमरान खान एक मंझे हुए खिलाड़ी और एक ऑनेस्ट और एक
सच बोलने वाले इंसान हैं। तो वो शायद ये समझता था कि ये जो डमी अखबार आ रहे हैं ना मेरे पास, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इसी पर उसने बिलीव किया। लेकिन आखिर में उसको समझना पड़ रहा है जो लोगों की आवाज़ है, जो पार्लियामेंट की आवाज़ है, वो कुछ और है। तो सरदार साहब, फिर ये जो डमी अखबार जो हैं इनको भी आप डिस्क्लोज करें। जब जाम साहब को हटा दिया, जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो खान साहब के काबिल एतमाद खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ खुलकर अदम एतमाद आ गई, तो फिर इनके नाम भी डिस्क्लोज करें। ये कौन डमी खिलाड़ी थे दरमियान में जो खान साहब तक ये बातें पहुंचा रहे थे? वाकई आपका सवाल अच्छा है। मैं इतना अर्ज करूं कि मैं किस किस का नाम लूं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या सुनाऊं। सर वैसे खान साहब इतनी ज़्यादा तो मुलाकातें भी नहीं करते, बहुत कम लोगों को मुलाकात का वक्त देते हैं, तो वो उनसे मिलने वाले बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं, और बलूचिस्तान पे तो उनकी वैसे ही तवज्जो थोड़ी कम है, तो चंद एक ही होंगे, 2-3 ही लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे मिलते होंगे और इस तरह की बातें करते होंगे। बजा फरमाया। लेकिन हर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की टेबल पे जब वो सुबह रात को सो के उठता है तो एक DSR होता है, वो मुख्तलिफ जगहों से होता है। अभी आप मुझे किस ट्रैक पे ले जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अच्छा। बस मैंने आपको बता दिया याहिया खान वाली मिसाल। चलिए आपके होम ग्राउंड पर ही वापस आते हैं, बलूचिस्तान में ही वापस आते हैं। अब ये अब्दुल कद्दूस भजंजो साहब तो पहले भी सनाउल्लाह ज़हरी साहब के बाद वज़ीर आला रह चुके हैं। अगर वो इतने मकबूल वज़ीर आला थे, वज़ीर आला के तौर पर, तो फिर जाम कमाल साहब को उस वक्त क्यों चुना गया, फिर उस वक्त उनको क्यों नहीं बनाया गया, और उस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस रही है एज वज़ीर आला, मुतमईन थे अभी वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखें, जाम कमाल साहब की ज़िंदगी का पहला एक बतौर वज़ीर आला ये अपॉइंटमेंट थी। बलूचिस्तान से उनका इतना ही वास्ता था कि वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहे अपने ज़िले के। आगे हमारी बलूचिस्तान की एक रिवायती सियासत है, एक रिवायती सिलसिला है, नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतनी अर्ज़ करूँ कि जाम साहब शायद जो क्वेटा सूबाई दारुल हुकूमत है, उसमें अगर उसको सेक्रेटेरिएट भेज दें तो उसको ये भी पता नहीं कि हेल्थ सेक्रेटरी का दफ्तर कहाँ है, PND का दफ्तर कहाँ है उस ज़माने में। अच्छा। अब तो शायद 3 साल में एक आध दफ़ा देख, तो बिस्मिल्लाह लोगों ने उस पर एतमाद किया। वो ऑनेस्ट आदमी हैं, तलाक के पाबंद हैं, ये सारी चीज़ें देख के उसको लाया गया। लेकिन मैं बहुत आजिज़ी से कहूँगा कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित नहीं हुए। चलें, अब सर चूँकि नई टीम बनी है तो ज़ाहिर खिलाड़ियों की पोजीशंस भी नई होंगी। अब इसमें आपको कौन सी पोजीशन मिल रही है, आप कौन सी वजारत आपको मिलेगी? आप ओपनिंग खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे या दरमियान में मिडिल ऑर्डर में आकर कुछ अपना रोल प्ले करेंगे? और जो आपके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ दे रहे हैं, क्या क्या फ़ाइनल हो चुका है? बड़ी अच्छी बात है। आज आखिरी राउंड था जिसमें वज़ीर आला का हल्फ बर्दारी थी, इंतखाब था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैर व खूबियत अपने अंजाम को या तकमील तक पहुँचा है। कल का इजलास 30 तारीख को बुलाया गया है, जिसमें स्पीकर की जो पोस्ट खाली हुई है, इंशाअल्लाह 3 बजे उसका इजलास है और उसमें स्पीकर इंतखाब किया जाएगा, और वो भी इंशाअल्लाह बिला मुकाबला। बल्कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे जी, खेतरान साहब को आवाज़ आ रही है? खेतरान साहब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले थे कि उसी वक्त इंटरनेट कनेक्शन की वजह से उनकी आवाज़ चली। खेतरान साहब आपकी आवाज़ चली गई थी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दोबारा देनी पड़ेगी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। जी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दोबारा दे रहा हूँ। उसमें कॉल आ गई थी मेरी कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि कल 30 तारीख को असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया गया, जिसमें स्पीकर का इंतखाब होगा। और मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये दे रहा हूँ कि हम सब की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार जान जमाली साहब हैं। अच्छा। जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे, साबिक वज़ीर आला रहे, मतलब है बहुत अपने इलाके के चेयरमैन रहे, और उसका जो ताल्लुक है जनाब मीर मुराद जमाली साहब, सरदार ताज मोहम्मद जमाली साहब, मतलब H.E. सोनियन और बहुत ऊंचे सियासतदान उससे, तो इंशाल्लाह कल उसका इंतखाब ये मरहला होगा। इसके बाद अगला मरहला जो है वो कैबिनेट में इंडक्शन है। कैबिनेट में जो ओहदे हैं, जो वजारतें हैं, वो फिर कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेंगी या इस कारकर्दगी की बुनियाद पर जो आदम एतमाद में सबने दिखाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, बलूचिस्तान की सियासत एक रिवायती सियासत है जो KP, पंजाब, सिंध और इवन आपके मरकज से अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँ
ये इसको आप ब्रेकिंग न्यूज भी कर सकते हैं, जो भी आप इसको नाम दें, कि यहाँ हम इज्जत के भूखे हैं। अच्छा। इज्जत देना और इज्जत लेना ये बुनियादी हमारा सवाल है। जो इस पे उतरता है ये वजारतें, वहाँ जो आप तो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आवाम तो आपकी इज्जत करती होगी, विफाक से आपको इज्जत दरकार है या जो सूबे का सरबराह बनता है उससे इज्जत दरकार है, वो इज्जत नहीं कर देता? यस, जो सूबे का सरबराह बनता है हमें, क्योंकि हम वो के मेंढक हैं, 65 का ऐवान है, तो उसमें हमें जो सूबे का सरबराह बनता है उससे हमें इज्जत दरकार है। जाम साहब में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन एटीट्यूड पे वो मार खा गए। मैं इतना ही कहूँगा, मेरे लिए तो वो बहुत, उनके वालिद के साथ मेरे वालिद, उनके वालिद का साथ मैं, उनके दादा के साथ मेरे ताया, उनके दादा के साथ मेरे अब्बू, मतलब 3-6 नस्लों से इकट्ठे इसी असेंबली में काम ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुर रहमान खितरान साहब, तर्जुमान बलोचिस्तान की हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।